एडी में मणिपुर में विधिवत रूप से 5 जवा को अपना राजा घोषित किया और उनका विभिन्न प्रकार की परंपरागत तरीके से राज्याभिषेक किया गया और इसके साथ ही निंगथुजा वंश की स्थापना होती है जो लगभग 1916 वर्षों तक मणिपुर पर राज्य करता है। और इस प्रकार से यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षों तक किस राजवंश का शासन रहा किसी विशेष क्षेत्र पर, तो आप कह सकते हैं कि इसी राजवंश का शासक रहा जिसका अंत 21 सितंबर 1949 को भारत में विधिवत विलय के साथ खत्म होता है, जब बोधचंद अंतिम शासक के रूप में भारत में अपने राज्य का विलय करते हैं। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का विधिवत रूप से भारत में विलय के साथ भारत का अभिन्न अंग बनकर के सामने आता है। समय समय पर यहाँ की व्यवस्था बदलती रहती है। 1962 में प्रशासक, 1969 में उपराज्यपाल और इस प्रकार से 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, जिसकी विधानसभा में 60 सदस्य होते हैं। ये सब बताने के पीछे मेरा एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण था कि आप इतिहास के नजरिए से संक्षिप्त रूप में समझे मणिपुर को, लेकिन इतिहास को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक 24 अप्रैल 1891 में हुए उस युद्ध की चर्चा न की जाए जिसे आंग्ल मणिपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है और जिसमें पायन ब्रजवासी ने बड़ी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और उस युद्ध में शहीद हुए और उसके बाद अंग्रेजों ने मणिपुर को भारत का हिस्सा या ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना दिया। लेकिन इस बहादुर और इस साहसी एक वैभवशाली इतिहास मणिपुर छोटा सा राज 22,347 वर्ग फुट का, यदि इसे बांटा जाए तो यह मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाएगा। हम कहानी में अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले औपचारिक रूप से स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। नमस्कार। फुटबॉल स्टेडियम जैसा सुंदर सा छोटा सा राज्य है मणिपुर, जिसके बिल्कुल मध्य में घाटी है जिसे इम्फाल की घाटी के नाम से जाना जाता है और यह चारों तरफ से विभिन्न पर्वतों से घिरा हुआ है। और यहाँ की जो ज्योग्राफी यदि हम देखें और डेमोग्राफी देखें तो आप समझ सकते हैं कि मैतेई संप्रदाय के जो कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगभग 64.6% और बाकी 35 से 34% जो जनसंख्या बच रही है वह विभिन्न 34 संप्रदायों के विभिन्न 34 जनजातियों से मिलकर के बनी हुई है, जिनमें कुकी और नागा प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से घटनाक्रम मणिपुर को आप देख रहे हैं वह उसके इतिहास का हिस्सा नहीं रहा है। मणिपुर एक ऐसा समृद्धशाली, वैभवशाली और गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा रहा है जिसके बारे में मैंने एक संक्षिप्त विवरण शुरू में दिया था। लेकिन समय के साथ जब परिवर्तन होता गया और 1949 में पूरी तरीके से भारत में विलय हो गया मणिपुर में, तो उसके बाद मैतेई संप्रदाय के लोगों की मानने वालों लोगों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन उनका रसूख घटता चला गया। और 60 और 70 के दशक की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से मैतेई संप्रदाय के लोगों को, मानने वाले लोगों को एक ऑफर दिया था कि आप शेड्यूल ट्राइब में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने भाइयों जो कि कुकी और नागा जनजाति के लोग थे, जिसमें मुख्यतः ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, उनकी मान सम्मान और उनकी क्षेत्रीय अस्मिता का ध्यान में रखते हुए इस मांग को डिनाई कर दिया। और आज इसी मांग को लेकर के मैतेई संप्रदाय, मैतेई लोगों के बीच और नागा और कुकी के बीच एक भयानक द्वंद्व चल रहा है, जिसकी आग में पूरा मणिपुर जल रहा है। यदि हम इसको आगे, इस कहानी को आगे समझें तो आप 2012 में एक संगठन का जन्म होता है जो कई मैतेई लोगों को ट्राइब्स की कैटेगरी में डालने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना प्रारंभ करता है और यह मामला पहुंचता है न्यायालय के विचाराधीन। 14 अप्रैल 2023 को न्यायालय ने निर्णय दिया या यह सुझाव दिया, परामर्श दिया राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से मिलकर के इस समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करे। और समाधान का हिस्सा यह होना चाहिए कि मैतेइयों को भी शेड्यूल ट्राइब्स का अधिकार दिया जाए। बार बार शेड्यूल ट्राइब्स की बात आ जाती है, अनुसूचित जनजाति की बात आ जाती है, तो वजह साफ है कि अनुसूचित जनजाति के जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर लोग हैं, जो कि पूरे मणिपुर का 90% हिस्सा कायम करता है, उन लोगों को पूरे प्रदेश में कहीं पर भी जमीन
और अन्य प्रकार की सुविधाएं खरीदने का अधिकार है। लेकिन जो 10% जमीन पर 64% से ज्यादा मैतेई संप्रदाय या जाति के लोग रहने वाले हैं, उनके पास यह अधिकार नहीं है कि वह हिल्स पे जाकर के या अन्य जगहों पर जाकर के जमीन खरीद सके। और जब बढ़ती जनसंख्या के साथ, जो कि वर्तमान में 35 से 36 लाख मणिपुर की है, उनमें आप 64% समझ सकते हैं मैतेइयों की है। अब बढ़ती जनसंख्या और घटती जमीन के कारण मैतेई लोगों के मन में इस प्रकार का भाव पैदा होना प्रारंभ हो जाता है कि हमारी जमीनें घटती जा रही हैं और अन्य ट्राइब्स के लोग, कुकी और नागा लोग आकर के मैदानी एरिया में, घाटी में आकर के जमीन तो खरीद ले रहे हैं और हम वहां ऊपर हिल्स में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। और हिल्स का जीवन दुर्गम होता है, इसलिए जो भी पढ़ा लिखा या किसी प्रकार से समृद्धि को प्राप्त होगा, कुकी या नागा है, वो आकर इम्फाल वैली में ही बसना चाहता है। इस प्रकार से सिकुड़ती हुई जमीन मैतेई लोगों के लिए समस्या का कारण बनती चली गई और तब जाकर के उन्होंने अनुसूचित जनजाति का हक पाने के लिए व आरक्षण पाने के लिए अपनी मांग को आगे बढ़ाया। और वहीं दूसरी तरफ से नागा और कुकी के आर्गुमेंट को सामने रखा जाए, उनके तर्क को सामने रखा जाए, तो उनका कहना है कि 60 में से 40 विधायक जो हैं वह मैतेई समाज से आते हैं और साथ ही साथ अधिक से अधिक जो वहां पर संसाधन है उन पर मैतेइयों का कब्जा है या मैतेइयों का उसमें राजनीतिक रूप से ज्यादा बढ़त हासिल है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मणिपुर के 12 में से 10 जो मुख्यमंत्री रहे हैं वह मैतेई संप्रदाय से, मैतेई समाज से ही रहे हैं। इस प्रकार से जब कोर्ट का निर्णय आता है तब अन्य जो जनजातियां, जो शेड्यूल 34 जनजातियां हैं, उनमें एकजुट होकर के विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि जगह जगह पर वह 3 अप्रैल को बंद बुलाते हैं और उसी दिन एक छोटी सी जिम के उद्घाटन के लिए वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पहुंचते हैं और उनकी उस सभा में भारी आगजनी और तरह तरह की हिंसा होती है और इस प्रकार से पूरे राज्य में हिंसा का विस्तार प्रारंभ हो जाता है और उसका असर यह होता है पूरा राज्य जल उठता है। 1958 की घटना को वापस मैं लेकर के जाना चाहूंगा, जब विशेष अधिनियम वहां पर लागू किया जाता है, जो वहां पर आर्मी है, जो डिप्लॉय है, जो कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, उसे विशेष अधिकार दिया गया है आस्था एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार से वहां की जो इंटरनल व्यवस्था है, वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है वह आर्मी और वहां की लोकल पुलिस के हाथों में है और लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेज की संख्या बढ़ाई जाती है, फ्लैग मार्च किए जाते हैं और किसी प्रकार से शांति व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक ऐसा समृद्ध और समाज जो आपस में मिलजुल करके रहता था, उनके बीच मत विभिन्नता और मनभेद तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक भारत के सीमावर्ती राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है अन्य देशों से, वहां की कंडीशन के लिए, हमारे देश की एकजुटता के लिए कहीं न कहीं एक जबरदस्त झटका है। इसका एक एंगल यह भी देखा जाता है कि जो पहाड़ी एरिया हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के अफीम और नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, खेती होती है, जिसका कारण यह है कि वहां के किसान इस खेती में से अधिक आय कमाते हैं और उसका एक इंटरनेशनल रैकेट है जो कि लाओस, कंबोडिया और म्यांमार तक फैला हुआ है। और इस प्रकार से अवैध बिजनेस पे उन पर जब वीरेंद्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस की लागू की तो उसका यह परिणाम हुआ कि लोगों की आय घटी और यह भी एक विद्रोह और लोगों के अंदर नाराजगी का कारण हो सकता है और है भी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं विभिन्न एंगल से कि मणिपुर की समस्या इस देश की एक गंभीर समस्या है जिस पर पूरे देशवासियों को सोचना चाहिए। यह भारत के कोने में होने वाली घटना नहीं है, यह भारत के बृहद चित्त पर, भारतीय अखंडता पर होने वाली एक ऐसी घटना है जिसका समाधान केंद्र, राज्य और विभिन्न पार्टियों को मिलकर के लेना होगा। यह एक संक्षिप्त सा मेरा परिचयात्मक वीडियो था मणिपुर की घटना से होने वाली। इसके और भी एंगल्स हैं जिनको आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जाकर के पढ़ और समझ सकते हैं, क्योंकि बिना बेहतर पढ़ाई के आप एक बेहतर सोच, एक बेहतर विचारधारा विकसित नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कि आप और इम्प्रूव हों और जानकारी से लबरेज हों, विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरे वीडियो जानकारीपूर्ण लगे होंगे। तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक जन जागरूकता में शेयर करिए और मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।